नमस्कार मित्रों, टीम कल्याणी की इस प्रारंभिक सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ सैयद वंश को डिस्कस किया था और हमने वहाँ देखा था कि सैयद वंश का जो अंतिम शासक था, अलाउद्दीन आलम शाह, वह अपने वजीर से उसका झगड़ा हो गया था तो वो बदायूं चला गया था और दिल्ली की जनता के द्वारा बहलुल लोदी को निमंत्रण दिया गया था कि आप आएं और दिल्ली की सत्ता को संभालें। बहलुल लोदी के द्वारा दिल्ली आना होता है और दिल्ली की सत्ता की बागडोर वह संभाल लेता है। लेकिन इस बात से अलाउद्दीन आलम शाह को कोई तकलीफ नहीं होती है। जब बहलुल लोदी उसको मैसेज भेजता है कि मैं खुतबा आपके नाम का ही पढ़वाऊंगा, तो इस बात पर अलाउद्दीन आलम शाह यह कहता है कि चूंकि आपको मेरे पिता ने अपना पुत्र कह करके पुकारा था, इस कारण से आप मेरे बड़े भाई हुए, तो आप दिल्ली की सत्ता संभालें, मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है, मैं शांतिपूर्वक अपना जीवन बदायूं में ही व्यतीत करूंगा। तो यहाँ से हमने देखा कि बहलोल लोदी के द्वारा प्रथम अफगान राजवंश की स्थापना की जाती है। यहाँ से तुर्कों की सत्ता समाप्त होती है और अब हमें अफगानों का शासन देखने को मिलता है। इस वंश में 3 प्रमुख शासक होते हैं और इस वंश का जो शासन काल होता है वह 75 वर्षों का हमें देखने को मिलता है। इस वंश में जो प्रमुख शासक हुए उनमें बहलोल लोदी हुआ, जिसका शासन काल हमें 1451 से 1489 देखने को मिलता है। बहलोल लोदी के पश्चात सिकंदर लोदी यहाँ का शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1489 से 1517 तक देखने को मिलता है। और सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी इस वंश का शासक होता है, जिसका शासनकाल हमें 1517 से 1526 तक देखने को मिलता है। इब्राहिम लोदी इस वंश का अंतिम शासक भी होता है, जिसकी पराजय पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा की जाती है। तो यहाँ से हमें अफगानों की सत्ता, यहाँ से आप कह सकते हैं अफगानों की सत्ता समाप्त हो जाती है और यहाँ से बाबर के द्वारा मुगल सत्ता की स्थापना की जाती है। तो जैसा कि हमने देखा था कि इस वंश की स्थापना बहलुल लोदी के द्वारा की गई थी, तो आइए हम लोग सबसे पहले बहलुल लोदी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने अभी देखा था, मैंने आपको बताया था कि बहलुल लोदी का जो समय है वह 1451 से 1489 के बीच में देखने को मिलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये लोधी या बहलुल लोदी ये क्या थे, कहाँ से आए थे? तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अफगान या अफगानिस्तान में गिलजई कबीले की लोदी की एक शाखा होती थी जिसको शाहू खेल कहा जाता था। तो ये शाहू खेल वर्ग से संबंधित थे। बहलुल लोदी के जो पिता थे उनका नाम काला खिज्र खान था, राज्यपाल हुआ करते थे दौराला के, और अफगानिस्तान की नजिया प्रजाति के साथ युद्ध होने के कारण ये उसमें मारे जाते हैं। इनकी माता का भी देहांत हो चुका था, इस कारण से इनका पालन पोषण इनके चाचा इस्लाम खान के द्वारा किया जाता है और इस्लाम खान या इनके चाचा अपनी पुत्री का विवाह भी बहलुल लोदी से ही करवा देते हैं। अब मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपको फिर से एक बात बता रहा हूं कि सैयद वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम अलाउद्दीन आलम शाह था, उसके पिता मोहम्मद शाह थे। जब मालवा का शासक जो था अलाउद्दीन खिलजी, उसने दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो मोहम्मद शाह के द्वारा बहलुल लोदी को बुलाया गया था इस युद्ध में अपना साथ देने के लिए। इस युद्ध के दौरान मोहम्मद शाह ने बहलुल लोदी को अपना पुत्र कहकर पुकारा था। जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है तो अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक होता है। अलाउद्दीन आलम शाह इसके पूर्व बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। 1447 में उसका वजीर से झगड़ा होने के कारण
बदायूं चला जाता है और अपनी पत्नी के 2 भाइयों को सत्ता संभालने के लिए दे जाता है। पत्नी के दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है, एक की मृत्यु हो जाती है और दिल्ली के लोगों के द्वारा बहलोल लोधी को दिल्ली सल्तनत या दिल्ली की सत्ता संभालने का निमंत्रण दिया जाता है। बहलोल लोधी आता है, दिल्ली की बागडोर संभालता है और अलाउद्दीन आलम शाह को पैगाम भेजता है कि मैं दिल्ली की सत्ता जरूर संभाल रहा हूँ, लेकिन खुतबा मैं आपके नाम का ही पढ़वाऊंगा। इस पर अलाउद्दीन आलम शाह का कहना था कि चूंकि आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पिता ने आपको पुत्र कहकर पुकारा था, तो मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, आप दिल्ली की बागडोर संभालें, मैं शांतिपूर्वक अपना जीवन बदायूं में ही व्यतीत करूंगा। तो यहाँ से बहलोल लोधी का हम देखते हैं कि राज्यारोहण होता है 19 अप्रैल 1451 को। आइए अब हम लोग बहलोल लोधी के अभियान कार्य देखते हैं। तो यहाँ पर हम जौनपुर की बात कर रहे हैं। जौनपुर में सरकी वंश का शासन हुआ करता था। बहलोल लोधी के द्वारा जौनपुर को पराजित किया जाता है और जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया जाता। बहलोल लोधी की ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जौनपुर को जीत करके उसको दिल्ली में मिला लेना। जौनपुर के बाद हम बात करते हैं मुल्तान की। तो मुल्तान में शेख यूसुफ नाम का व्यक्ति था जो कि वहाँ का शासक था और उसे लंगाओं के द्वारा आपदस्थ कर दिया था। बहलोल लोधी मुल्तान पर आक्रमण करता है शेख यूसुफ की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए, लेकिन इसी दौरान हुसैन शाह शर्की के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है। बहलोल लोधी को वापस दिल्ली लौटना पड़ता है। उसका यह मुल्तान का अभियान निरर्थक सिद्ध हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मालवा के अभियान की। यहाँ का शासक गयासुद्दीन खिलजी था। बहलोल लोधी के द्वारा मालवा पर आक्रमण किया जाता है, लेकिन बहलोल लोधी उसे विजित नहीं कर पाता है, जीत नहीं पाता है और वापस दिल्ली लौट आता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्वालियर अभियान की। ग्वालियर में कीर्ति सिंह नाम का शासक हुआ करता था। बहलोल लोधी ग्वालियर पर आक्रमण करता है। कीर्ति सिंह इनकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, लेकिन बहलोल लोधी जब ग्वालियर से लौट रहा था तो रास्ते में लू लगने के कारण बीमार हो जाता है और कुछ समय के पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो थे बहलोल लोधी के अभियान। उसके कार्य में देखें तो बहलोल लोधी के द्वारा एक सिक्का चलाया गया था, जिसे बहलोली सिक्का कहा गया था, और यह सिक्का चांदी का हुआ करता था। इसका जो मूल्य था वह 1/4 टंके के बराबर हुआ करता था। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद लोधी वंश का अगला शासक सिकंदर लोधी होता है, जिसका शासनकाल हमें 1489 से 1517 के बीच में देखने को मिलता है। इसका मूल नाम जो था वह था निजाम खां, और इसकी जो माता थी जयबंद, ये एक सुनार की पुत्री हुआ करती थी। इनके पिता बहलोल लोधी थे। आइए हम लोग सिकंदर लोधी के अभियान भी देख लेते हैं। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले धौलपुर और ग्वालियर की। सिकंदर लोधी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी जो राजपूत राज्य थे उन पर नियंत्रण स्थापित करना। इसके लिए 1601 में सबसे पहले उसने धौलपुर पर आक्रमण किया। धौलपुर का शासक जो है भाग करके ग्वालियर चला गया था। ग्वालियर में जो शासक था उसका नाम मानिक देव था। चूंकि मानिक देव ने धौलपुर के शासक को अपने यहाँ पर शरण दी थी, इस कारण से सिकंदर लोधी ने ग्वालियर पर भी आक्रमण कर दिया। ग्वालियर पर आक्रमण करता है, मानिक देव आत्मसमर्पण कर देता है। सिकंदर लोधी उसको अपनी सत्ता वापस दे के चला जाता है, तो ग्वालियर को वह जो है दिल्ली में नहीं मिला पाता है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ आपसे बंगाल की। बंगाल का जो शासक था उस समय वह अलाउद्दीन था। चूंकि अलाउद्दीन ने हुसैन शाह शर्की, जो कि जौनपुर में शर्की वंश का शासक था, हुसैन शाह शर्की को अलाउद्दीन ने अपने यहाँ पर शरण दी थी, इसीलिए सिकंदर लोधी ने बंगाल पर भी आक्रमण किया था। बंगाल पर आक्रमण करता है, बंगाल को जीत करके जब ये वापस आता है तो 6 महीने के आसपास ये जौनपुर में रहता है। उस दौरान शर्की शासकों के द्वारा जो भी वहाँ पर स्मारक बनवाए गए थे या
जो मस्जिदें बनवाई गई थी उनको तोड़ने का इसके द्वारा आदेश दिया जाता है। लेकिन उलेमा वर्ग के निवेदन के बाद उसने मस्जिद को तोड़ने के आदेश वापस ले लिए थे। तो ये तो था बंगाल का आक्रमण। इसके बाद बयाना पर भी उसका आक्रमण हुआ था। बयाना में अशरफ नाम का शासक हुआ करता था, आक्रमण करता है, उसके द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है, उसे वह दिल्ली में मिला लेता है। इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे मालवा अभियान की। मालवा में उस समय जो शासक था उसका नाम था नासरुद्दीन। मालवा पर ये आक्रमण करते हैं, उसे जीत लेते हैं और वहाँ इनका प्रभाव स्थापित हो जाता है। तो ये तो थे इनके अभियान। आइए अब हम इनकी नीति में धार्मिक नीति और आर्थिक नीति की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इनकी धार्मिक नीति क्या थी वो देख लेते हैं। सिकंदर लोदी की जो धार्मिक नीति थी, हिंदुओं के प्रति उसमें अनादर दिखाई दिया हमें। तो हिंदुओं के जो धार्मिक त्योहार होते थे उनको मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हिंदुओं के जो मंदिर थे या जो आप कह सकते हैं मूर्तियां थी मंदिरों में, उनको नष्ट भी किया गया इसके द्वारा। इसमें हम सबसे बड़ा उदाहरण देते हैं, जो नागरकोट का मंदिर था वो इसी के द्वारा नष्ट किया गया था। इसके अलावा मुसलमानों के ताजिए निकलवाने पर भी इसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। महिलाओं को मज़ारों पर जाने से भी रोक लगा दी गई थी। तो इस प्रकार से इसका ये नज़रिया था धर्म के प्रति। अब हम बात करें उसकी आर्थिक नीति की, तो अपने राज्य की आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए इसके द्वारा आप कह सकते हैं कि जो पैदावार का जो क्षेत्र था उसको बढ़ाया गया, किसानों की स्थिति को अच्छा करने की कोशिश की गई, एक नियमित समय पर लगान वसूलने की आप कह सकते हैं व्यवस्था बनाई गई। इसके लिए उसने एक भूमि नाप का पैमाना बनाया जिसे गजे सिकंदरी ही कहा गया। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया है, गजे सिकंदरी क्या था या एक किसके द्वारा लाया गया था। तो गजे सिकंदरी एक भूमि माप का पैमाना था। तो इससे जो किसानों की जो ज़मीनें थी उनकी भूमि की पैमाइश कराई गई, नाप कराई गई और उनको कितना लगान देना है वो निश्चित किया गया। तो ये उसकी आर्थिक नीति थी। आइए अब सिकंदर लोदी के शिक्षा और साहित्य क्षेत्र में क्या उपलब्धियां थी वो भी देखते हैं। इसका जो वजीर था इसका नाम था मियाँ भुआ। इसके द्वारा एक संस्कृत ग्रंथ था जिसका नाम था औषधि शास्त्र, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था और जिसका नाम रखा था तिब्बते सिकंदरी, या आप कह सकते हैं फरंगे सिकंदरी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि वजीर मियाँ भुआ किसके राज दरबार में था। इसके अलावा संगीत पर जो पहला फारसी ग्रंथ था उसका नाम लज्जत सिकंदरी था, वो भी इसी के शासनकाल में डेवलप किया गया था। सिकंदर लोदी के द्वारा फारसी भाषा में कविताएं लिखी जाती थी और जब ये कविता लिखता था तो नीचे गुलरुखी लिख दिया करता था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखा करता था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था, तो आपको सिकंदर लोदी का नाम याद रखना होगा। एक और सिकंदर लोदी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उसके द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। तो ये आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन भी अनेकों बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें आपको सिकंदर लोदी याद रखना होगा। सिकंदर लोदी के पश्चात लोदी वंश का अगला शासक इब्राहिम लोदी होता है, जिसका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी देखने को मिलता है। इब्राहिम लोदी के शासनकाल की सबसे मुख्य विशेषता थी कि उसे अपने ही अफगान सरदारों के साथ संघर्ष करना पड़ा। जैसे ही दिल्ली का वह सुल्तान बनता है तो यहाँ जो अमीर वर्ग थे उनके द्वारा सत्ता का केंद्रीयकरण एक ही हाथों में होना स्वीकार नहीं किया गया। उनके द्वारा ये निश्चय किया गया कि सत्ता का जो विभाजन है वह 2 हाथों में होना चाहिए, 2 भागों में होना चाहिए। इस कारण दिल्ली जो है इब्राहिम लोदी के अधीन आया और जौनपुर जो है उसके छोटे भाई जलाल खां को दिया गया। इस घटना के बाद सभी अफगान सरदारों और अमीरों को इस पर कहना चाहिए आपको पछतावा हुआ, उन्हें लगा यह निर्णय ठीक नहीं था
तो जलाल खां को पैगाम भेज करके वापस दिल्ली बुलाया जाता है बातचीत करने के लिए, लेकिन जलाल खां इसे स्वीकार नहीं करता है। जलाल खां कालपी में अपना राज्याभिषेक कराता है और जलालुद्दीन की उपाधि धारण करता है। इसके पश्चात इब्राहिम लोदी जो है उसे परास्त कर देता है, लेकिन इसी दौरान, इसी सब बीच में वह भागता है और भाग करके ग्वालियर में शरण ले लेता है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्वालियर अभियान की। जब ये ग्वालियर में शरण लेता है तो उस दौरान जो है ग्वालियर का शासक विक्रमजीत था। तो चूंकि ये शरण देता है, इस कारण जो है इब्राहिम लोदी ग्वालियर पर आक्रमण करता है। ग्वालियर पर आक्रमण करता है, विक्रमजीत आत्मसमर्पण कर देता है। इसका अभियान मेवाड़ पर भी हुआ था। मेवाड़ पर उस समय सिसोदिया राजपूत हुआ करते थे और यहाँ का जो शासक था संग्राम सिंह, या उसे राणा सांगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो दोनों के बीच में संघर्ष होता है ये मालवा को लेकर के होता है। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में 1517 से 18 के मध्य एक युद्ध होता है और इस युद्ध को हम लोग खतौली के युद्ध के नाम से जानते हैं। दोनों के बीच में युद्ध होता है, लेकिन ये अनिर्णायक हो जाता है। राणा सांगा आगे बढ़ता है और चंदेरी पर भी आप कह सकते हैं अपना अधिकार जमा लेता है। इब्राहिम लोदी के समय दौलत खां लोदी और उसका जो चाचा था आलम खां लोदी, दोनों ही दिल्ली को हथियाना चाहते थे, दिल्ली की सत्ता पर अधिकार करना चाहते थे। लेकिन इब्राहिम लोदी की इतनी बड़ी सेना, दिल्ली की इतनी बड़ी सेना के कारण वे दिल्ली पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करते थे। इनके द्वारा, दोनों के द्वारा ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया जाता है। 1526 में बाबर भारत आता है और पानीपत के मैदान में दोनों के बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में प्रथम पानीपत का युद्ध होता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी, लेकिन इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। इस हार के पीछे जो कारण बताया गया है, बाबर के पास तोपखाना था और इब्राहिम लोदी की सेना में भारी मात्रा में हाथी हुआ करते थे। जब बाबर के तोप के गोले दागे जाते थे तो हाथी जो है उससे विचलित होते थे और यहाँ वहाँ भागते थे। इब्राहिम लोदी की सेना अपने ही हाथियों के द्वारा कुचली गई और इब्राहिम लोदी इसी युद्ध में मारा जाता है। वह पहला सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में ही मारा गया था। इब्राहिम लोदी की हार के बाद बाबर जो है भारत में मुगल सत्ता की स्थापना करता है और यहाँ से फिर मुगल वंश शुरू हो जाता है, अफगानों का राज्य समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये आज हमारा लेक्चर था लोदीज पर, और यहाँ से जो है बाबर के द्वारा अब मुगल वंश की स्थापना कर दी जाती है। अफगान राज्य जो है अब यहाँ से समाप्त हो जाता है। इसके बाद अब हम लोग उत्तर भारत के राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग मालवा, बंगाल, कश्मीर इत्यादि, और साथ में जो कुछ दक्षिण भारत के राज्य थे, विजयनगर, बहमनी वगैरह, उनको भी पढ़ेंगे। फिर हम लोग मुगल वंश को पढ़ेंगे डिटेल में, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर वगैरह, इन सबको ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारी टीम कल्याणी की सीरीज़ को अवश्य देखें। आपको प्रारंभिक परीक्षाओं में बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद।